नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आरए न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ तमकुही राज्य विधानसभा क्षेत्र के तिवारी पट्टी ग्राम सभा में, जो पंचायत भवन में यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी मेरे सामने लोगों की यहाँ बैठक हुई है। और इस बैठक का आशय यह है कि इनकी जो कुछ मांगे हैं वो पिछले कुछ समय पहले एसडीएम तमकुही राजा कंचा मिश्रा की तरफ से यह बताया गया कि आपकी जो भी मांगे हैं इस पर उचित कार्रवाई करते हुए और सक्षम अधिकारी से जांच कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी या उसके संबंध में जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये जो टीम बैठी है यहाँ पे पंचायत भवन में, इनको न्याय नहीं मिलता। एक फिर से सभी लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये धरना दोबारा इस धरने पे बैठने की जरूरत क्या पड़ी। और इस धरने की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो सुग्रीव कुमार पुत्र गिरीश बिहारी जी। आखिर में सरकार तमाम योजना चलाती है, मनरेगा हो या फिर और भी तमाम जो ग्राम सभाओं के लिए योजनाएं होती हैं वो चलाई जाती हैं। लेकिन अक्सर युवा जब उसको या उस काम से प्रताड़ित होता है या उससे उपेक्षित होता है या गांव के लोगों को उपेक्षित होता देखता है तो उसके मन में कहीं न कहीं विरोध जगती है। और उसी का नतीजा है कि आज सुग्रीव जी जो है दोबारा धरने पे बैठे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में विभाग के किन लापरवाहियों की वजह से ये यहाँ पे बैठे हैं। और पहली बार जब बैठे थे और एसडीएम महोदय की तरफ से जब कार्रवाई के आश्वासन मिले तो क्या उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, इसी के संबंध में हम जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। मैं सुग्रीव जायसवाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य तिवारी पट्टी। ये मेरी लड़ाई 7/8/2025 से शुरू हुई। उसके बाद डीपीआरओ महोदय से बाई डाक जो है उसे एफिडेविट मांगा गया। हमने एफिडेविट दे दिया। उसके बाद 8/10/2025 को टीम गठित होती है। टीम गठित होने के 5 महीने तक कोई अधिकारी के कान में जू तक नहीं रहेगा, जिसमें नामित अधिकारी श्रम आयुक्त, उपायुक्त श्रम रोजगार, डीसी मनरेगा और अभियंता ग्राम विकास से रही नामित हुए। लेकिन 5 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। उसके बाद हमने जिलाधिकारी महोदय को 20/3/2026 पुनः रिमाइंडर दिया। रिमाइंडर देने के बाद 23/3/2026 को जांच टीम आई। साज के अभाव में पूर्व प्रधान के द्वारा और सचिव साहब के उपलब्ध न होने की वजह से, साक्ष्य न उपलब्ध होने की वजह से जांच टीम बैरंग वापस चली गई। पूर्व प्रधान ने साक्ष्य देने से मना कर दिया। उसके बाद उस दिन जांच के दौरान काफ़ी हल्ला गुल्ली हुई। प्रधानपति की लड़के प्रधानपति ये लोग मारपीट पे उतारू हो गए। किसके साथ मारपीट के उतारू हो गए? वर्तमान प्रधान के लड़के से। अच्छा, यानी कि पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान जी, इन दोनों लोगों ने, ये दोनों लोग आमने सामने आ गए। उसके बाद फिर जो है 30/3/2026 को फिर पुनः मैंने रिमाइंडर दिया। उसके बाद 2 तारीख को 2/4/2026 पुनः टीम आती है। उसके बाद हमने बोला कि हमें कैशबुक रजिस्टर और बिल वाउचर के साथ साक्ष्य उपलब्ध कराया जाए, उसके बाद जांच। लेकिन ये पूर्व सेक्रेटरी द्वारा, पूर्व प्रधान द्वारा ये हस्तलिखित सूची जो है प्रस्तुत की है, इसमें मैंने विरोध जाहिर किया। ये सूची प्रमाणित नहीं है, प्रमाणित सूची लेके आई है। प्रमाणित सूची उसके बाद जो है फिर 6/4/2026 को हमने पुनः फिर रिमाइंडर दिया धरना प्रदर्शन के लिए। और पिछले 22/5/2026 को
हम धरने पर बैठे 22/4/2026 22/4/2026 को धरने पर बैठे, आमरण अनशन किए। 23/5/2026 को SDM महोदय द्वारा अनशन तोड़वाया गया और यह आश्वासन दिया गया कि 1 महीने के अंदर, SDM मैडम ने 15 दिन का आश्वासन मांगा, हमने 1 महीने का टाइम दिया। कि मैडम 1 महीने 15 दिन नहीं, 1 महीने के बाद भी जांच करा के हमको निष्पक्ष जांच कराकर बिल वाउचर और कैशबुक के साथ जो भी जांच निष्पक्ष हो सके करा के हमको प्रेषित की जाएगा। नहीं तो हमने SDM मैडम से बोला था कि अगर अगले 23 तारीख तक अगर जांच नहीं होती है, अगर जांच रिपोर्ट नहीं आती है, तो फिर पुनः जो है अगले महीने मैं इसी जगह पे फिर धरना प्रदर्शन करने के लिए बात मैडम बोली ठीक है। उसके बाद 1 महीने पूरे हैं भाई। 20/5/2026 को हमने मुख्यमंत्री महोदय को, DM साहब को, CMO साहब को, SDM महोदय को और थाने पे बाई डाक सूचना दे दिया कि अगर 23 तारीख तक जांच रिपोर्ट नहीं आती है तो मैं 25 तारीख से 2 दिवसीय क्रमिक अनशन चलेगा मेरा, 25 तारीख और 26 तारीख और 27 तारीख से मैं फिर आमरण अनशन पर बैठूँ। तो अभी तक आपको रिपोर्ट नहीं मिली, अब अगला कदम आपका है कि दोबारा आप आमरण अनशन पे बैठे हैं, बैठ गए हैं आज से, और ये 2 दिन बाद आपका आमरण अनशन स्टार्ट होगा। जी जी, अभी तो मेरा क्रमिक अनशन है अभी, कल क्रमिक 25 तो 26 क्रमिक चलेगा, 27 से मेरा फिर आमरण अनशन शुरू होगा। अभी आपने बीच में कभी अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया इसकी रिपोर्ट के संबंध में? पिछले इसी 5 तारीख को SDM महोदय के पास मैं गया था। उपचुनाव में उनकी ड्यूटी लगी, आगे लगा, मुलाकात नहीं है, हमने उनके बाबू से संपर्क किया, लेकिन 5 तारीख तक पिछले 25 को मैंने फाइल दिया, मैडम मांगी थी कि हम ऊपर अधिकारी को लेके बात करेंगे। जब हम पहुंचे 5 तारीख को तो मेरी फाइल अभी वहीं पड़ी। इसकी सूचना मैंने वर्तमान अपने विधायक जी को दी, विधायक जी ने बात भी किया SDM साहब। उसके बाद तुरंत फोन आती है SDM साहब के बाबू, सर आप परेशान मत होइए, बहुत जल्द जो है रिपोर्ट जो है आपको जांच करके मिल जाएगी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो दोस्तों मुद्दे की बात यह है, चाहे ग्राम पंचायत सचिव हो, चाहे प्रधान हो, या फिर ग्राम पंचायत से लेकर के और जिले के तमाम कर्मचारी अधिकारियों तक की अगर बात किया जाए, सबका रेट फिक्स है, लेकिन सामने कोई कह नहीं सकता है कि मैं कमीशन लेता हूं। और दुर्भाग्य इस देश का, और दुर्भाग्य इस देश की जनता का, जो हमेशा शोषण की शिकार रही है, चाहे अंग्रेज के जमाने में रहा हो, चाहे राजा महाराजाओं के जमाने में रहा हो, चाहे इस स्वतंत्र भारत की यानी कि भारत 1947 में आजाद हुआ, और आजाद होने के बाद आज भी वो इंसान जो किसान है वो आज भी गुलाम है, और अधिकारी है कि उनकी लाखों की सैलरी है, लाखों की उनकी सुविधा है, ऐसी उनका कोठी है, और उसके बावजूद आम गरीब का हक मारने वाले ये अधिकारी कभी भी सामने आके अपनी गलती को या अपने कर्मचारी को या फिर जनप्रतिनिधि को साबित नहीं कर पाते हैं। आखिर में क्यों? आज एक युवा धरना पे बैठा है, आखिर में क्यों ये युवा बैठा है? इस युवा के साथ तमाम आप देख सकते हैं नौजवान और बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। आखिर में क्यों बैठे हैं? क्या इसके बारे में, आप एक युवा हैं, आपको भी नौकरी करना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ धरना पे बैठने की जरूरत क्या पड़ी? हमने देखा कि हमारे गांव के लोगों का शोषण हो रहा है, कहीं न कहीं किसी न किसी को तो मुद्दा उठाना पड़ेगा, ताकि इस भ्रष्टाचारी लोगों को कठोर से कठोर सजा मिले। जो भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि 0 टॉलरेंस की नीति कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूँ। 0 टॉलरेंस की नीति है क्या? कहाँ फॉलो हो रही है? जो
क्योंकि अपने हर भाषण में केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, जीरो टॉलरेंस की अक्सर बात करती है। DPRO साहब से 18/4/2026 को जब बात हुई, जब टीम वहाँ से चली जांच करने के लिए, उन्होंने कहा कि आप प्रशासन को हाईजेक करके आप जांच नहीं करा सकते। हमने बोला कि सर हम हाईजेक कहाँ कर रहे हैं, ये DPRO साहब का बयान था। ये DPRO साहब का बयान था, इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। आप प्रशासन को हाईजेक करके जांच नहीं करा सकते हैं। हमने कहा सर हम हाईजेक कहाँ करें, हम तो साक्ष्य मांग रहे हैं, साक्ष्य के आधार पे आप जांच कराइए। तिथिवार बिल वाउचर में बिना बिल वाउचर के तो बजट पैसा पास हुआ नहीं होगा। बिना बिल वाउचर के पैसा खारिज तो हुआ नहीं होगा, बिना कैशबुक हुआ नहीं होगा। तो साक्ष्य उपलब्ध कराइए, आप जांच कराइए। कह रहे नहीं जो सूची में है उसी पे जांच। भाई सूची में अभी तक तो ये क्लियर नहीं हो गया। 786 की कंप्यूटराइज्ड सूची है। पूर्व प्रधान द्वारा पहले जांच में कहा गया कि हमने 550 ही बनवाया है शौचालय। उसके बाद हस्तलिखित सूची देखिए जो आई है, उसमें 640 की लिस्ट है। इसमें 640 की लिस्ट है। जब इस पे हमने आपत्ति जाहिर की तो उसके बाद जो कंप्यूटराइज सूची आती है उसमें मार्क करके दिखा रहा हूँ। तो तू जो जा और फोटो आ जाओ। ये देखिए, ये कंप्यूटराइज सूची 786 की आती है, लेकिन इसमें जो है जो नाम कंप्यूटराइज सूची में फिट है उस नाम में भी छेड़छाड़ की गई है। ये देखिए, ये रामचंद्र जगदेव, रामचंद्र जगदेव के नाम पे जांच नहीं हो रही है, रामचंद्र जत्तन के नाम पे हो रही है। रामचंद्र अलगू यादव है, रामचंद्र अलगू के नाम पे जांच नहीं हो रहा है, राम बदन हरहंगी के नाम पे जांच हो रही है। रामधारी दुखी लिस्ट में नाम है 321 नंबर पे, लेकिन इस पे जांच नहीं हो रही है। दुखी के नाम पे जांच हो रही है। ये कंप्यूटराइज सूची में छेड़छाड़ करने का अधिकार किसने दिया प्रिंस? मैं ये जानना चाहता हूँ। DPRO साहब से ये मेरा क्वेश्चन है, और कह रहे हैं कि इसी पे जांच होगी। क्यों होगी भाई? तो दोस्तों यहाँ पे DPRO महोदय को समझना चाहिए कि एक युवा एक अधिकारी को हाईजैक कैसे कर सकता है। वो युवा जो न किसी पद पे है, न पैसे वाला है, और एक क्षेत्र पंचायत सदस्य, एक सेक्रेटरी और एक तमाम जो अधिकारी होते हैं जो शासन के द्वारा चयनित किए जाते हैं, लेकिन जो आम वोटिंग के द्वारा चुना जाता है व्यक्ति, वो किसी अधिकारी को कैसे हाईजैक कर सकता है। अब बात बनती है यहाँ भ्रष्टाचार की। सबसे बड़ी इसमें अनियमितता देखिए, ये पासपति शाह सुमारी शाह, ये पूर्व प्रधान के पिताजी मतलब ससुर जी। अच्छा, उनके नाम से आवास आवंटित कैसे हो गया? ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कंफर्म है कि उनके पूर्व प्रधान के पिताजी हैं? ससुर जी हैं। पिताजी प्रधानमंत्री के ससुर हुए। इनका आवास कहाँ है? तिवारी पट्टी में ही है। इनके नाम से आज तक जमीन ही नहीं है। तिवारी पट्टी में आवास कैसे बन जाएगा? यहाँ पे एक और मुद्दा है कि जैसे ये डाटा है, पूर्व प्रधान जो रहे हैं उनके ससुर जी का घर कहीं और है, और तिवारी पट्टी में उनके नाम से आवास मिलता है। अब उस समय के बीडीओ महोदय, उस समय के एडीओ पंचायत महोदय, उस समय के सेक्रेटरी महोदय और प्रधान महोदय, सबके ऊपर ये भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। क्यों? आप पर स्पष्ट है? एकदम क्लियर स्पष्ट है। उसके बाद सुभाष ठग, इनको मात्र एक किस्त मिला है। सामने बैठे हैं, जरा इनसे पूछिए कितना पैसा इनको मिला। आप हैं सुभाष ठग, आपको कितना आवास आपको मिला है? हमको आवास मिला था, और उसमें हमको 13,500 रुपया मैंने कृष्णा वर्मा को ग्रामीण बैंक में मैंने जाकर मैंने कहा भाई 13,000 ले लो। तो कहे नहीं भाई प्रधान से बात कर लो। तो तुरंत बात कराया, उसको 13,500 रुपया
मैंने उनको तुरंत वहीं पर बैंक में दे दिया, मैंने ग्रामीण बैंक में। 13,500 क्यों दिए आप, किस लिए? वो कह रहे थे कि इतना लगा है। अच्छा, यानी कि एक तरह से खर्चा लगा है, प्रधान जी कह रहे थे। प्रधान जी कह रहे थे। उसके बाद हमको एक किस्त मिला, उसके बाद दूसरा किस्त हमको मिलवे नहीं किया। आपको विश्वास नहीं तो मैं आप उस व्यक्ति से मैं बात करा दे रहा हूँ कि तो आपके पास कितना पैसा आया था टोटल? हमको पैसा आया था करीब 22,000। तो 22,000 में आपने 13,500 दे दिया किसी और को? अब लीजिए, सुनिए ना एक सेकंड सर। मैंने कभी भी ऐसा जीवन में, मैं एक किसान हूँ और किसान एक मैं काम करता हूँ। ये कहने का मतलब ये है कि अगर ग्राम प्रधान ने हमको आवास दे रहा है तो अगर सोच रहा है कि भाई जहाँ पैसा लगा है, इतना लगा तो मैं देने के, मैं तुरंत हमारे घर से लग रहा था, लेकिन 13,500 देने के बाद, हाँ कृष्णा भाई, हाँ हेलो, पत्रकार साहब के सामने में बैठा हुआ हूँ। आप बताइए कि जब आपने हमको आवास दिलवाया था, आपको मैंने कितना रुपया दिया? 13,500 की 13,000? अच्छा ठीक है, 13,000 पैसा आप किसको दिए थे सर? गोदावरी देवी को। हाँ तो प्रधान तो वही थी ना। हाँ ये 13,000 आप किस एवज में दिए थे महोदय? 13,000 रुपये किस मतलब किस लिए दिए थे? अच्छा, वो कमीशन था। और एक ही किस्त हमको मिला, अभी तो दूसरा किस्त नहीं मिला। तो किस सन में आया था ये आपका आवास? 510 की। तो दोस्तों, इनका जो आवास है वो 2005, 10 या 15 के बीच में हो सकता है, लेकिन समस्या इस बात की है कि एक ग्रामीण क्षेत्र का किसान जो गरीब परिवार है, जिसके लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की तरफ से आवास की व्यवस्था की जाती है, लेकिन उस व्यक्ति को आवास तो आता है, लेकिन उस आवास के 22,000 रुपये ही खाते में आता है और उसमें से 13,000 रुपया वो इनके द्वारा बताया जाता है कि प्रधान को दे दिया गया। यहाँ तक कि दूसरा किस्त अभी तक आया नहीं। आखिर में ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? इस पे जवाब कौन देगा? इसका जवाब सवाल कौन करेगा? ये अधिकारी जो हैं, इन अधिकारियों को कौन समझाएगा? हम लोग अक्सर जब विभागों में जाते हैं, चाहे ब्लॉक में हो, चाहे जिले पे हो, चाहे तहसील पे हो, तो अधिकारियों की एक ही बात रहती है, नहीं हमारे वहाँ कोई कमीशन बातचीत नहीं होती है। लेकिन जैसा कि लेने वाले लोग कौन थे, पैसा क्यों लिए, पैसा लिए तो कारण क्यों नहीं बताए? इस पे क्या जवाब है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये अमीर पिता का नाम अली है। आज तक इनका आवास नहीं बना है। आवास उठा तो पैसा किया। अच्छा, उनके नाम जमीन नहीं है, मर गए बेचारे। अच्छा, जमीन भी कब्जा कर लिया। आप कौन है? अच्छा, आप पड़ोसी हैं। अच्छा, हाँ, कौन लिया है? अच्छा, अच्छा, कितना जमीन था वो? 12 कट्ठा जमीन था और वो मंगनी ले ली। कहाँ पे है वो जमीन? अच्छा, तो अच्छा, उनके परिवार में बच्चे नहीं है तो बच्चे लोग विरोध नहीं किए? तो ये सच्चाई है दोस्तों कि आखिर में गरीब कब तक अपनी गरीबी और मजबूरी का रोना रोएगा और पैसे वाले लोग, थोड़ा बहुत पावर रखने वाले लोग मलाई मार के उनका हक मार लेंगे। तो अभी आप एसडीएम महोदय से क्या कहना चाहेंगे? एसडीएम साहब से तो यही बात हुई पिछले महीने। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप अनशन छोड़ दीजिए। उन्होंने न्यूज़ मिलाकर अनशन करवाई। 15 दिन का हमसे आश्वासन मांगे, हमने 1 महीने का आश्वासन दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे पुनः मुझे दोबारा अनशन पे बैठने पे मजबूर। ऊपर से नीचे तक कहीं ना कहीं सिस्टम में कहीं ना कहीं छेद है, तभी है सिस्टम करप्ट है, तभी तो ये हो रही है। बिल्कुल, सरकार सोई कहाँ है?
जीरो टॉलरेंस की नीति है कहाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ। आखिर में सरकार जो है सबका, आप लोगों को मालूम है सरकार एक नारा दी हुई है, सबका साथ सबका विकास, मालूम है आप लोगों को। तो ऐसे कामों में क्या आपको लगता है कि सरकार सबका साथ और सबका विकास करेगी? ये व्यवस्था है दोस्तों। अब हमें यह देखना है कि इस व्यवस्था में बैठे व्यक्ति की जांच, यानी कि सुग्रीव कुमार जो बैठे हुए हैं अनशन पे, इनकी जो मांग है वो तमकुही राज तहसील के द्वारा पूरा की जाती है या नहीं। अगर वो इनकी मांग को निष्पक्ष तरीके से जांच करते हुए अगर अधिकारी बातों को समझते हुए अगर रिपोर्ट इनको सही देते हैं तो ये स्पष्ट माना जाएगा कि अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अदरवाइज अगर इनकी रिपोर्ट को अगर दरकिनार किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है, तो ऐसे क्या समझा जाए कि सरकार या फिर सरकार के नुमाइंदगी करने वाले कर्मचारी अधिकारी कहीं न कहीं मिली भगत देखी जाएगी या समझी जाएगी। और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर कैसे एक्शन लेना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, आम जनता को ऐसे अधिकारियों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।